नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द नॉलेज प्लाजा में। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है और हमने पिछली वीडियो में बताया था कि अगली क्लास आपको जीएस की मिलेगी। तो आप लोग जानते ही होंगे कि जीएस के आपके 20 क्वेश्चन आते हैं, तो इसके लिए भी आपको इस चैनल पे पढ़ाया जाएगा। तो उसी जीएस के लिए आज ये हमारी फर्स्ट क्लास है। ठीक है, इसमें आपको हम क्या क्या बताएंगे। तो सबसे पहले आपको सिलेबस बताएंगे इसका कि आपको क्या क्या इसमें पढ़ाया जाएगा, कैसे क्वेश्चन आते हैं, वो सारी चीज़ इसमें बताई जाएगी। और उसके बाद हम आज अपना पहला जो लेक्चर होगा उसमें हम जो है ज्योग्राफी से शुरू करेंगे, वो भी इसमें थोड़ा बहुत पढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग सब लोग एक कॉपी और पेन लेकर बैठेंगे और लिखते चलेंगे। ठीक है, जिससे कि बाद में उनको कोई परेशानी ना हो। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। और जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन उनको मिल सकें। अब यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं इसका सिलेबस क्या रहेगा। ठीक है, जीएस में आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। ठीक, तो सबसे पहले जीएस में आपको ज्योग्राफी पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, ज्योग्राफी पढ़नी पड़ेगी। ठीक, इसमें ज्योग्राफी आपको केवल वो पढ़ाया जाएगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ज्योग्राफी और हिस्ट्री, इसमें 3 सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे जीएस में, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटी। ठीक है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटी। ठीक, तो इन सब में आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा वो भी आप लोग यहाँ पे नोट कर लेंगे अपनी कॉपी में। तो इन सब में जैसे सबसे पहले ज्योग्राफी की बात करते हैं। ज्योग्राफी में आपको क्या पढ़ाया जाएगा, तो ज्योग्राफी में जैसे आपको ब्रह्मांड के बारे में पढ़ाया जाएगा, थोड़ा जो जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है वो ही पढ़ाया जाएगा यहाँ पे। ठीक है, फैक्ट होंगे, फैक्ट नॉलेज मिलेगी। ठीक है, ब्रह्मांड के बाद आपको क्या पढ़ाया जाएगा, तो प्लेनेट पढ़ाए जाएंगे, मतलब ग्रह। ठीक है, प्लेनेट और ग्रह वगैरह, ग्रह उपग्रह। ठीक है, इनके बारे में बताया जाएगा। आपको जो सन है इसके बारे में थोड़ा बताया जाएगा, जो जो इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वो, और मून के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वो बताए जाएंगे। ठीक, और आपको इसी में जैसे महासागर और महाद्वीप वगैरह जो होते हैं वो बताए जाएंगे। उसके बाद आपको इंडिया के बारे में नॉलेज दी जाएगी, जैसे इंडिया में इंडिया की जनगणना वगैरह, और जो फैक्चुअल इसकी जो नॉलेज होती है वो आपको दी जाएगी, जैसे कि इसके इंडिया के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, इंडिया के राज्य कितने हैं, इनकी राजधानी कितनी है, और जैसे क्वेश्चन आपके आते हैं उसी हिसाब से आपको इसमें बताया जाएगा। ठीक है, इसके बाद इंडिया के बाद यूपी के बारे में पढ़ाया जाएगा थोड़ा बहुत। और उसके बाद अब बात करते हैं हिस्ट्री की। ठीक है, हिस्ट्री में आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा, तो हिस्ट्री में आप लोगों को पता होगा इसकी हिस्ट्री की 3 शाखाएँ होती हैं, एक एंशिएंट, दूसरा मीडिएवल। ठीक है, मतलब प्राचीन और मध्यकालीन, उसके बाद मॉडर्न। ठीक है, मतलब आधुनिक। ठीक, तो तीनों में जो जो इम्पोर्टेंट होगा वो आपको पढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम में आता है वो आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक, जैसे आपके एग्ज़ाम में मॉडर्न सबसे ज़्यादा आती है तो मॉडर्न आपको ज़्यादा पढ़ाई जाएगी। ठीक है, और इसके बाद बात करते हैं पॉलिटी की। ठीक, पॉलिटी की बात करते हैं। पॉलिटी में आपको क्या पढ़ाया जाएगा, तो पार्लियामेंट के बारे में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, पार्लियामेंट में क्या क्या आपको पढ़ने को मिलेगा, जैसे पार्लियामेंट के अंदर क्या होता है, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट। ठीक, इनके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, और क्या पढ़ाया जाएगा, तो और आप लोगों को जो भारत का संविधान है उसके बारे में जो भी आपको जो नॉलेज होनी चाहिए वो आपको दी जाएगी, भारत का संविधान। ठीक है, जो संविधान में जो जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट से इम्पोर्टेंट होगा वो आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो ये तो सारा आपका सिलेबस हो गया। ठीक है, अब आज की बात करते हैं। आज हम आपको क्या पढ़ाएंगे, तो आज हम आपको ब्रह्मांड के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ाएंगे। ठीक है, ब्रह्मांड में आप लोग पहले समझेंगे। ठीक, ब्रह्मांड के बारे में पढ़ने से पहले आप लोग एक चीज़ समझेंगे। यहाँ पे क्या समझेंगे, जैसे आप लोग ब्रह्मांड पढ़ने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, जैसे अर्थ हमारी है। ठीक है, जो अर्थ है वो क्या है, जो हम लोग रह रहे हैं, अर्थ मतलब पृथ्वी पर, पृथ्वी जो है वो क्या है, तो पृथ्वी आप लोग कहेंगे ये एक प्लेनेट है। ठीक है, प्लेनेट है। ठीक, आप लोग ऐसा ही लिख लेंगे। ठीक है, प्लेनेट को आप लोग लिख लेंगे ये
जो है अर्थ एक प्लेनेट है, ठीक है। और इसके बाद अब जो प्लेनेट होते हैं इनसे मिलकर क्या बनता है, बहुत सारे प्लेनेट मिलकर क्या बनाते हैं। प्लेनेट को हिंदी में आप लोग क्या लिखेंगे, तो हिंदी में आप लोग लिखेंगे ग्रह, ठीक है। बहुत सारे ग्रह जो मिलकर क्या बनाते हैं, तो सोलर सिस्टम बना लेते हैं, ठीक है। सोलर सिस्टम, बहुत सारे जो ग्रह होते हैं वो सोलर सिस्टम बना लेते हैं, ठीक है। और सोलर सिस्टम बहुत सारे मिलकर क्या बनाते हैं, देखो एक यहाँ पे टेबल आपको बना दें, जैसे प्लेनेट हो गया, ठीक। बहुत सारे प्लेनेट मिलकर क्या बनाते हैं, तो सोलर सिस्टम बना देते हैं, ठीक है। सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम, ठीक। अब बहुत सारे सोलर सिस्टम जो होते हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं, बहुत सारे जो सोलर सिस्टम हैं वो मिलकर गैलेक्सी का निर्माण करते हैं, ठीक है। गैलेक्सी, हमारी कौन सी गैलेक्सी है, जो अर्थ है वो कौन सी गैलेक्सी में आती है, तो वो मंदाकिनी में आती है, मंदाकिनी, ठीक है। आप लोग नोट कर लेंगे, नहीं तो अभी हम आपको आगे लिखाएंगे भी, ठीक है। गैलेक्सी, गैलेक्सी बहुत सारी मिलकर यूनिवर्स का निर्माण करती हैं, ठीक है। यूनिवर्स को ही हम ब्रह्मांड कहते हैं, यूनिवर्स, ठीक है। बहुत सारी जो गैलेक्सी होती हैं वो मिलकर यूनिवर्स का निर्माण करती हैं, ठीक है। हमने आपको क्या बताया, जैसे हमारी अर्थ है, अर्थ जो है वो क्या है, एक प्लेनेट है, ठीक है। अब बहुत सारे प्लेनेट, प्लेनेट को कहते हैं ग्रह, बहुत सारे ग्रह मिलकर सोलर सिस्टम का निर्माण करते हैं, मतलब सौर मंडल का निर्माण करते हैं। बहुत सारे ग्रह मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं, और बहुत सारे सौर मंडल जो है वो मिलकर एक गैलेक्सी का निर्माण करते हैं, ठीक है। गैलेक्सी होती है आकाशगंगा, ठीक। और जो बहुत सारी जो गैलेक्सी होती हैं वो यूनिवर्स का निर्माण कर देती हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब जैसे हम आपको पीडीएफ पर ले चल रहे हैं, पीडीएफ में हमने आपके लिए क्या जो है, सबसे पहले आप लोग लिखेंगे यहाँ पे ब्रह्मांड, ठीक। पीडीएफ से पढ़ाने का मतलब ये होता है, जैसे इसमें इतना बड़ा बड़ा लिखा होता है तो आप लोग कैसे लिखेंगे वो भी हम आपको साथ साथ बताते चलते हैं, ठीक है। जैसे ब्रह्मांड होता है, ब्रह्मांड में क्या चीज़ आपको पूछी जाएगी, तो इसमें क्या पूछा जाएगा आप लोग नोट करेंगे। जैसे ब्रह्मांड क्या होता है, ब्रह्मांड में हमने आपको लिखाया इसकी उत्पत्ति के संदर्भ में सबसे मान्य सिद्धांत कौन सा है, तो जो बिग बैंग थ्योरी है वो है, ठीक है, बिग बैंग सिद्धांत, ठीक। तो आप लोग यहाँ पे केवल इतना लिखेंगे कि ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति है, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में सबसे मान्य सिद्धांत कौन सा है, ठीक है। ऑप्शन दे रखे होंगे 4, उसमें एक आपको ऑप्शन मिलेगा बिग बैंग, ठीक है। आप लोग उसको उस पर टिक कर देंगे तो वो आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। अब आपसे पूछिए जो बिग बैंग सिद्धांत था इसका प्रतिपादन किसने किया था, तो इसका प्रतिपादन जो एक बेल्जियम के खगोलज्ञ थे, ठीक है, जो बेल्जियम के जॉर्ज लेमेंटन ने, ठीक है। कब किया, तो 1960-70 में किया। ये चीज़ आप लोगों को याद करने की है इसमें, ठीक है। आकाशगंगा क्या होती है, ये चीज़ समझने वाली है। आकाशगंगा ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आपसे कि आकाशगंगा क्या होती है, ये आपको केवल नॉलेज होना चाहिए इसके लिए। आप लोग पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सही से पढ़ें, इसलिए इसमें आपको लिखा दे रहे हैं कि लाखों जो तारे होते हैं उनको मिलकर एक आकाशगंगा का निर्माण होता है, ठीक है। जो सन है वो भी हमारी एक आकाशगंगा का तारा है, ठीक है। जो सन है, सन के बारे में लिखेंगे। सन क्या है, ये हमारी आकाशगंगा का एक तारा है जो आकाशगंगा की परिक्रमा 200 मिलियन वर्षों में करता है, ठीक है। आकाशगंगा की जो है परिक्रमा कब करता है, कितने दिन में, तो 200 मिलियन में, ठीक है, 200 मिलियन वर्षों में, ठीक। अब आप सन के क्या लिखेंगे, जो 200 मिलियन होते हैं, मिलियन में आप लोग जानते होंगे 1 मिलियन में कितने होते हैं, तो 10 लाख होते हैं। जैसे आप लोग जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 100,000, मिलियन, ठीक, ऐसे ये चलता है। और जो वैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, उसके बाद 10,000, फिर लाख, ठीक, फिर 10 लाख। तो आप लोग जोड़ेंगे तो 1 मिलियन बराबर 10 लाख होगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा। अब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है, तो मिल्की वे, मतलब मंदाकिनी, वही हमने आपको पीछे बताया था। और आगे बात करते हैं, सूर्य से पृथ्वी की जो औसत दूरी होती है वो कितनी होती है, तो 14.98 करोड़ किलोमीटर, ठीक है, 14.98 करोड़ किलोमीटर, ठीक। इतनी चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। और ये जो चीज़ें हम आपको पढ़ा रहे हैं वो सारी की सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। ये सारी की सारी आप लोग लिखते चलेंगे, जो हम बताएंगे वो इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है, और बाकी का आपको नॉलेज के लिए दे दिया गया है, ठीक है। तो आप लोग शॉर्ट नोट बनाते चलिए, ठीक। इसलिए हमने आपसे बोला है कॉपी और पेन आप लोग साथ लेकर बैठेंगे, ठीक है। अब आपको जैसे अगला पॉइंट हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। जैसे सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, क्वेश्चन ऐसा आएगा कितना समय लगता है, तो ऑप्शन दिया होगा 8 मिनट 18 सेकंड। वैसे
इसमें कई कई जगह सही है, लेकिन बिल्कुल एग्जैक्ट 8 मिनट 16.6 सेकंड है। ठीक, वो आप लोग जैसा ऑप्शन दिया रहेगा उस हिसाब से लगाएंगे। ठीक है, जैसा ऑप्शन मिलेगा आपको उस हिसाब से लगाएंगे। ठीक, तो आप लोग जब सूर्य के बारे में पढ़ रहे हैं तो पृथ्वी तक आने में समय ऐसे आप लिखेंगे। ठीक है, सूर्य आप लोग हेडिंग डाल दीजिए और शॉर्ट नोट बनाइए, जैसे सूर्य हेडिंग है उसके अंदर ही लिखेंगे पृथ्वी तक आने में इसकी किरणें कितने समय लेती हैं, तो 8 मिनट 16.6 सेकंड। ठीक है, जो सूर्य के प्रकाश की गति कितनी होती है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। ठीक, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है, आप लोग फिजिक्स में भी पढ़ते होंगे, उसमें क्या लिखा रहता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, वहाँ पे क्या मीटर पर सेकंड में दे रखा होता है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग एक चीज़ समझ लेंगे, यहाँ पे आप लोग समझेंगे, जैसे यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे समझ लीजिए। ठीक है, जैसे 3 × 10⁸, ठीक, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये चीज़ आपको दी होती है। ठीक है, अब इसको आप लोग 1 मीटर जो होता है उसमें 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो 1000 मीटर होते हैं। ठीक है, 1000 मीटर होते हैं। ठीक, हमने आपको क्या लिखाया है, हमने आपको देखिए यहाँ पे क्या लिखाया है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। ठीक, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। अब इसको हम जो मीटर है इसको किलोमीटर में चेंज करेंगे तो अपॉन में कितना आ जाएगा, अपॉन में 1000। ठीक, ठीक है, तो 3 जीरो से ये 3 जीरो कट जाएंगे, यहाँ पे कितनी पावर बचेगी, तो 8 में से 5 गए तो 3 बचे, 8 में से 3 गए तो 5 बचे, तो 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकंड ये हो जाएगा। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब आप लोग इसको जोड़ लेंगे, 3 पे 5 जीरो आप लोग रख देंगे यहाँ पे। ठीक है, 3 पे जो 10 है उस पे 5 जीरो। ठीक, 10 पे 5 जीरो आप लोग रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 पे 5 जीरो हो गए अब। ठीक है, 2 4 और 1 5, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है, तो यही चीज़ हमने आपको बता दी है। ठीक, आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट हमारा क्या रहेगा, अगले पॉइंट की बात करते हैं। यहाँ पे यही हमने आपको बता दिया, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड इसकी जो है वो सूर्य के प्रकाश की गति होती है। ठीक है, आगे बात आपसे जो है टेम्परेचर इसका कितना होता है, सन का टेम्परेचर ये पूछा जाता है। जैसे 2 तरह का टेम्परेचर होता है, एक सतह पर, एक केंद्र पर। ठीक है, सतह पर कितना होता है, 6000 डिग्री सेल्सियस, केंद्र पर कितना होता है, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को याद करनी है, वो याद कर लेंगे। ठीक है, ग्रह क्या होते हैं, ये सारी की सारी जो ग्रह वगैरह डेफिनेशन है ये आपको पूछी नहीं जाती हैं, लेकिन फिर भी आप लोग जो आपको जानकारी होनी चाहिए इसलिए आपको बता दे रहे हैं। जो सूर्य जो ग्रह होते हैं ये क्या होते हैं, ये सूर्य से ही निकले हुए पिंड होते हैं। ठीक है, ये जो ग्रह होते हैं वो सूर्य से ही निकले हुए पिंड होते हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ठीक है, जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ठीक, और ये गैसों के बने होते हैं। ठीक है, जो ग्रह होते हैं वो गैसों के बने होते हैं, इनका अपना प्रकाश नहीं होता, ये सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। यहाँ क्वेश्चन आता है कि ग्रह होते हैं इनका स्वयं का प्रकाश होता है या नहीं होता है, तो ग्रह का स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। ठीक है, ये सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। ठीक, यहाँ पे हमने आपको ये फिगर बना दिया, जैसे यहाँ पे सन है, सन के बाद क्या है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये आपके जो ग्रहों का क्रम है। ठीक है, क्रम के अनुसार ग्रह लगे हुए हैं। ठीक है, इसी में हम आपको बताएंगे, अभी 2-4 पॉइंट और हैं इसी के जो ऊपर, वो हम आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, एक पॉइंट आप लोग लिखेंगे अंतर्ग्रह। ठीक है, अंतर्ग्रह। ठीक, अंतर्ग्रह क्या होते हैं, सूर्य और पृथ्वी के बीच के जो ग्रह होते हैं, मतलब सूर्य और पृथ्वी के बीच के ग्रह। ठीक है, यहाँ पे नीचे पॉइंट भी लिखा होगा, आप लोग देख लीजिए। जो अंतर्ग्रह होते हैं, ये हेडिंग डाल दीजिए आप, अंतर्ग्रह ये क्या होते हैं, क्वेश्चन आता है इसमें से। ठीक है, तो आप लोग वही लिखेंगे, सूर्य और पृथ्वी के बीच अवस्थित ग्रह अंतर्ग्रह कहलाते हैं। ठीक है, सूर्य और पृथ्वी के बीच के ग्रह क्या कहलाते हैं, तो अंतर्ग्रह होते हैं। ठीक है, सूर्य और पृथ्वी के बीच कौन कौन से ग्रह हैं, तो आप लोग स्वयं देख लीजिए, सूर्य यहाँ पे है और पृथ्वी ये है, तो इसके बीच में 2 ही तो हैं, बुध और शुक्र, वही हमने यहाँ पे लिख दिया है, बुध और शुक्र। तो ये चीज़ आप लोग याद कर लेंगे। ठीक है, अब एक होता है आंतरिक ग्रह, एक होता है बाह्य ग्रह। ठीक है, आंतरिक ग्रह क्या होते हैं, जो सूर्य और बृहस्पति के बीच में होते हैं। सूर्य और बृहस्पति के बीच में जो ग्रह होते हैं, बृहस्पति है यहाँ पे, उनके बीच में जो ग्रह होते हैं वो आंतरिक ग्रह होते हैं, और इनका निर्माण क्या होता है, भारी पदार्थों से होता है। ठीक, भारी पदार्थों से होता है। ठीक है, और बाह्य ग्रह को होते हैं जो आंतरिक ग्रह से अतिरिक्त जो ग्रह होते हैं वो बाह्य ग्रह होते हैं। ठीक है,
इनको वायु ग्रह कहते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ आप लोग याद करेंगे और नोट लगा के लिखेंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो शुक्र और अरुण ग्रह होते हैं, ठीक है, जो शुक्र ग्रह हैं और अरुण ग्रह, ये इनको छोड़कर बाकी के सारे ग्रह जो होते हैं वो पश्चिम से पूरब की ओर सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी सूर्य के कैसे चक्कर लगाती है, पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, या और दो ऑप्शन और दे रखे होंगे, तो आप लोग क्या करेंगे, पश्चिम से पूरब। ठीक है, इसमें पॉइंट क्या लिखा है, शुक्र व अरुण ग्रह को छोड़कर सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूरब की ओर लगाते हैं। ठीक है, मतलब शुक्र और अरुण नहीं लगाते हैं, बाकी के सब ग्रह पश्चिम से पूरब ही लगाते हैं। तो शुक्र और अरुण किस दिशा में करेंगे, पूरब से पश्चिम में। ठीक है, पूरब से पश्चिम में। अब अगला पॉइंट, ये सारे के सारे जो हैं वो हम जो इंपॉर्टेंट बताते जा रहे हैं वो आप लोग पूरे अच्छे से याद कर लेंगे। ठीक है, जो अगला पॉइंट है वो भी इम्पोर्टेंट है। जो पूछते हैं कि शुक्र ग्रह, इसको शाम या सांझ का जो होता है, सांझ या जो भोर का तारा, इसी को कहते हैं। ठीक है, यही पॉइंट लिखा है। शुक्र जो होता है सूर्य व चंद्रमा के बाद सर्वाधिक चमकीला दिखाई देता है, इसे सांझ या भोर का तारा भी कहते हैं। ठीक है, यह शाम को किस दिशा में होगा, तो पश्चिम दिशा में, और सुबह होगा पूरब दिशा में। ठीक है, यही सारी चीज़ इसमें लिखी हुई है। आगे बात करते हैं। आगे बात करने से पहले यहाँ पे एक चीज़ और देख लेंगे आप लोग, जो सबसे ऊपर हमने लिखा था, ये दो पॉइंट हैं, आप लोग नोट करेंगे। सबसे जो अधिक घनत्व होता है किस ग्रह का होता है, ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है, तो पृथ्वी का होता है। और सबसे कम घनत्व किसका होता है, तो शनि का होता है। ठीक, आगे बात करते हैं। अब जो ये ऊपर हमने पॉइंट लिख दिए हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, पृथ्वी का जो सूर्य का चक्कर कितने दिन में पूरा करती है, तो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड। ऐसा नहीं आता है उसमें ऑप्शन। ठीक है, उसमें आता है 365 से 1/4 दिन। ठीक है, तभी 4 साल में एक दिन बढ़ जाता है, 366 की साल हो जाती है। ठीक है, वो तो आप लोगों को पता होगा। ये पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद करेंगे। जो शुक्र होता है उसको पृथ्वी की बहन कहते हैं। क्वेश्चन आए हुए हैं, ये जो इम्पोर्टेंट हम बता रहे हैं वो क्वेश्चन आए हुए होते हैं। ठीक है, तो शुक्र आकार और द्रव्यमान में पृथ्वी से थोड़ा ही कम होता है, इसलिए इसे पृथ्वी की बहन कहा जाता है। ठीक, और पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी होती है, तो 23.5 डिग्री झुकी होती है। ठीक है, ये हमने यहाँ पे फिगर बनाया है, इसको आप लोग लिखेंगे। फिगर क्या है ये, जो जैसे यहाँ पे आप लोगों को समझा दे रहे हैं इसको। जैसे ये है पृथ्वी, ठीक, यहाँ पे सबसे बीच में होता है 0 डिग्री। ठीक है, सबसे बीच में क्या होता है, 0 डिग्री। इसके अन्य नाम क्या होते हैं, इसको विषुवत रेखा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, विषुवत रेखा। ठीक, विषुवत रेखा से अब यहाँ पे बात करते हैं। ये होता है आपका उत्तरी ध्रुव। ठीक है, ये उत्तरी ध्रुव होता है और ये दक्षिणी ध्रुव होता है। ठीक, यहाँ पे जो होता है वो दक्षिणी ध्रुव होता है। ठीक, ये चीज़ आप लोग सही से समझें, क्योंकि इसमें भी 2-4 पॉइंट और हैं, वो जब आप लोग ये समझेंगे तभी समझ में आएगा। ठीक है, अब उत्तर की तरफ क्या है, कर्क रेखा है। कर्क रेखा कितने जो अक्षांश है, 23.5 डिग्री जो है, 23.5 डिग्री। ठीक, 23.5 डिग्री है और उत्तरी अक्षांश पर है कर्क रेखा। ठीक है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर कर्क रेखा है। ठीक है, 23.1/2 डिग्री। ठीक है, उत्तरी अक्षांश। ठीक, और यहाँ नीचे जो होती है 23.5 डिग्री, ये 23.5 डिग्री 23.1/2 डिग्री दक्षिणी, यहाँ पे दक्षिण लिखना नहीं भूलेंगे। ठीक है, यहाँ पे दक्षिण लिखेंगे और इधर उत्तर लिखेंगे, तभी कर्क रेखा मानी जाएगी। ठीक है, और यहाँ दक्षिण लिखेंगे तभी कर्क रेखा जो मकर रेखा है वो मानी जाएगी। ठीक है, ये क्या होती है, दक्षिण वाली मकर रेखा। ठीक, उत्तर वाली क्या होती है, तो कर्क रेखा। ठीक है, यही सारी चीज़ हमने यहाँ पे लिखी थी, वो हम आपको समझा चुके। अब आगे बात करते हैं। जो सूर्य होता है उसका अक्षीय झुकाव कितना होता है, तो 60 डिग्री होता है, और जो चंद्रमा होता है इसका अक्षीय झुकाव 5 डिग्री होता है। ठीक है, अब आप लोगों को ये नहीं समझाया जाएगा कि अक्षीय झुकाव क्या होता है। जब आप लोग जो जुलाई में पढ़ेंगे, अगर कोई बच्चा जो है वो जुलाई से पढ़ेगा, मतलब फुल ईयर वाला होगा, उसको ये सारी चीज़ समझाई जाएंगी। अभी आप लोग केवल कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा अच्छे से, क्योंकि समय कम है अभी, और जो वहाँ पे पढ़ेगा, क्योंकि अभी तो हम आपको केवल वही पढ़ा रहे हैं जो आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है। वहाँ पे ये नहीं पूछेगा कि अच्छी झुकाव क्या होता है, इसकी डेफिनेशन लिखिए। अच्छी झुकाव की डेफिनेशन नहीं आएगी, वहाँ आएगा तो ये आएगा सूर्य का अच्छी झुकाव कितना है, तो आप लोग लिख देंगे 60 डिग्री, वहाँ पे ऑप्शन लगा देंगे। और चंद्रमा का पूछेगा तो 5 डिग्री। तो वही चीज़ आपको समझाई जा रही है, जिससे जो कोर्स आपका जल्दी से जल्दी फिनिश हो सके। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है, किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं, तो आंसर होगा अरुण ग्रह को। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है, ये भी आप लोग
इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन आता है कि लाल ग्रह किसे कहते हैं, तो मंगल ग्रह को। और ये क्वेश्चन नहीं आया, क्यों कहते हैं, ये क्वेश्चन आने की संभावना है, तो आप लोग इसको भी याद कर लेंगे। आयरन ऑक्साइड की वजह से इसको लाल ग्रह कहा जाता है, ठीक है। अब 2-3 चीज़ें और लिखेंगे। जो आकार के अनुसार ग्रहों का जो है आरोही क्रम है। आरोही क्रम क्या होता है और अवरोही क्रम क्या होता है, ये तो आप लोग समझते होंगे। आरोही क्रम होता है छोटे से बड़ा, ठीक है, और अवरोही होता है बड़े से छोटा। तो ये सारी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो भी आप लोग समझते चलेंगे। अब आरोही क्रम मतलब छोटे से बड़े की तरफ चल रहे हैं, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन आता है, जो पृथ्वी है वो इससे बड़े और कितने ग्रह हैं, तो आप लोग वहाँ पे पता कर लेंगे। अरुण है एक, तो एक वरुण है, शनि है और बृहस्पति है, तो कितने हो गए, 4 ग्रह हो गए, ठीक। और ऐसे पूछे कि पृथ्वी का कौन सा नंबर है वो आकार के आधार पर, तो कौन सा है, चौथा नंबर है, ठीक है। सबसे जो छोटा होता है वो बुध होता है, उसके बाद मंगल, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, अरुण, वरुण, शनि, बृहस्पति, ठीक है। अब आगे बात करते हैं दूरी, और जो दूरी के अनुसार क्या होता है, तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑफशोर अवस्था कब होती है, तो 3 जनवरी को होती है। आप लोग केवल इतना याद करेंगे, ऊपर ये हमने समझाने के लिए लिख दिया है कि जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी न्यूनतम होती है। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी क्या होती है, न्यूनतम होती है, तब क्या अवस्था होती है, तो उपसौर अवस्था तब होती है, ठीक है। और अपसौर इसकी अपोजिट होती है। अपसौर क्या होती है, इसमें आप लोग केवल ये याद रखेंगे उपसौर कब होता है, अपसौर कब होता है। तो उपसौर 3 जनवरी को होता है, अपसौर 4 जुलाई को होता है, ठीक है। अपसौर जो होता है वो 4 जुलाई को होता है, ठीक है। अपसौर कब होता है, तो 4 जुलाई को होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, आगे देखिए, आगे बात करते हैं इसमें, जो अगले पेज पर चलते हैं। अब जो उपसौर और अपसौर वाली बात कर रहे थे, तो आप लोग केवल उसमें इतना ही याद रखेंगे, जो उपसौर होता है वो कब होता है, जो उपसौर होता है, उपसौर, ठीक है, उपसौर और अपसौर, ठीक है, उपसौर और अपसौर। तो इसमें केवल आप लोगों को यही चीज़ याद रखनी है कि ये कब होते हैं, ठीक है। ये 3 जनवरी को होता है, और जो अपसौर होता है वो 4 जुलाई को होता है, ठीक है। अपसौर जो होता है वो 4 जुलाई को होता है, ठीक है। और इसमें आगे बात करें, अगर इसमें एक चीज़ और नोट करेंगे, यहाँ पे PDF में आपको मिल जाएगी। एक होता है उपभू, एक उपभू होता है, और एक होता है अपभू, ठीक है। एक होता है अपभू, एक उपभू और एक अपभू, ठीक है। जैसे अभी आप उपसौर और अपसौर हमने बात की, तो सूर्य और पृथ्वी की बात की। अब हम बात करेंगे जो उपभू और अपभू है, ये चंद्रमा और पृथ्वी की, ठीक है। तो जब चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी न्यूनतम होती है, न्यूनतम होती है यहाँ पे, तो होता है उपभू, ठीक है। और जब अधिकतम होती है, मतलब जब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी अधिकतम होती है, तो वह व्यवस्था कौन सी कहलाती है, अपभू, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा इसमें। और जब न्यूनतम होती है, न्यूनतम क्या होती है, जब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी न्यूनतम होती है, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे उपभू कहते हैं, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें हैं वो आप लोग याद करेंगे, ठीक। और इसमें अगला पॉइंट नोट करेंगे, वो PDF का पेज था वो डिलीट हो गया यहाँ से अपने आप, इसलिए उस PDF को देख नहीं पा रहा हूँ अभी मैं। तो आप लोग जो इम्पोर्टेंट चीज़ हैं वो ऐसे ही लिख लेंगे। इस पेज की बात है, 2-4 पॉइंट और बचे हैं, तो वो आप लोग लिखेंगे, ठीक है। आप लोग लिखिए, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की औसत दूरी कितनी होती है, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की औसत दूरी। कॉपी और पेन तो होगा ही आपके पास, तो लिख लीजिए, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की औसत दूरी कितनी होती है। आंसर लिखेंगे 3,84,000 किलोमीटर, ठीक है, 3,84,000 किलोमीटर, ठीक, 3,84,000 किलोमीटर, ठीक, 3,84,000 किलोमीटर, ठीक है। अब चंद्रमा की घूर्णन एवं परिभ्रमण अवधि कितनी होती है, जो चंद्रमा होता है इसकी घूर्णन और परिभ्रमण जो अवधि होती है वो कितनी होती है, 27 दिन, ठीक है, 27 दिन 7 घंटे, लिख लीजिए आप लोग, 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट, ठीक है, 43 मिनट, ठीक। मतलब क्वेश्चन पूछे कि चंद्रमा की घूर्णन जो है अवधि कितनी है, तो 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट, ठीक है। और जो इसकी परिभ्रमण अवधि है वो कितनी है,
तो वो भी यही है, 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट। ठीक है, अब आगे बात करते हैं इसकी। आगे आप लोग, जैसे आप लोगों को पता होगा जो घूर्णन और आप लोग जो हमने पॉइंट लिखा है घूर्णन और परिभ्रमण, ठीक है। तो घूर्णन क्या होता है, अपने अक्ष पर घूमना, ठीक है। जैसे पृथ्वी है अपने अक्ष पर घूमती है, ठीक है। और एक होता है सूर्य के चारों तरफ घूमती है, तो वही चीज़ यहाँ पे है, ठीक है। जो चंद्रमा है वो अपने अक्ष पर कितने दिन में घूमता है, तो 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट में। और पृथ्वी का चक्कर कितने दिन में लगाता है, तब भी वही चीज़ है, ठीक है। ये जो घूर्णन और परिभ्रमण के बारे में आपको बता दिया। आगे ले चलते हैं आपको अगले पेज पर, ठीक है। अगले पेज पर चलेंगे तो इसमें क्या है, जो उल्कास्म और उल्कापिंड, ठीक है, उसकी बात की है, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें आपके एग्ज़ाम में नहीं पूछी जाती, लेकिन आप लोग तब भी इसको सुन लेंगे, ठीक है, सुन लेंगे। उल्कास्म उल्कापिंड क्या होते हैं, जो अंतरिक्ष में, जैसे कभी आप लोग देखते होंगे, शाम को जाते होंगे छत पे, रात में सो रहे हैं छत पे और देखते हैं कि एक ऊपर से तारा टूटता हुआ गिरता मालूम पड़ता है आपको, तो वो ये क्या होता है, ये उल्कास्म या उल्कापिंड वही होते हैं, ठीक है। वो ऊपर से गिरता है, कभी कभी ये जो है वो पृथ्वी पर पहुंचने से पहले, जैसे ज़्यादातर तो ये पृथ्वी पर पहुंचने से पहले जलकर राख हो जाते हैं, ठीक है। और कभी कभी ये ऐसे ही गिर जाते हैं बिना जले हुए, मतलब सीधे आए और गिर गए। तो आप लोग सुनते होंगे कि बहुत वहाँ पे उल्का पिंड या जो है वो गिर गया और बहुत बड़ी तबाही मच गई वहाँ पे, ठीक है। धरती तक हिल जाती है जब ये गिरते हैं तब, ठीक है। अभी 29 जो अप्रैल को भी ऐसा कुछ होने वाला था, आपने न्यूज़ में भी सुना होगा। तो वही सारी चीज़ इसमें लिखी हुई है। इसमें क्या लिखा है देखो, प्राय ये जो होते हैं पृथ्वी पर जलकर राख हो जाते हैं पृथ्वी पर पहुँचने से पहले, तो वही सारी चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। इसमें कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, वो आप लोग PDF से पढ़ लेंगे। आगे बात करते हैं क्षुद्र ग्रह की। क्षुद्र ग्रह में एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, ये कहाँ कहाँ पे किस किस के बीच में होते हैं, तो आप लोग देख लेंगे, मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में ये होते हैं, ठीक है। इनकी संख्या कितनी है, तो लगभग 40,000 इनकी संख्या इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अभी तक एग्जाम में पूछी नहीं गई है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें कि ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो मंगल और बृहस्पति ग्रह के मध्य में ये होते हैं, ठीक है। आगे अगला पॉइंट जनरल में ये आप लोग लिखेंगे, ठीक है। क्षुद्र ग्रह के बारे में नहीं है, ये ऐसा ही है, जनरल है, ठीक है। ब्रह्मांड के बारे में, ठीक है। तो ये लिखिए, दिन और रात जो होते हैं वो किस कारण से बड़े होते हैं, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुके होने के कारण, ठीक है। पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी है, इसीलिए दिन और रात बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। हमने अभी आपको पीछे बताया था पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी है, आप लोग याद करेंगे इसको, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो 23.5 डिग्री झुकी है, ठीक है। और दिन पर रात विषुवत रेखा जो होता है, हमने आपको बताया था 0 डिग्री, वहाँ पे विषुवत रेखा भाग पर सदैव जो दिन और रात होते हैं वो बराबर होते हैं। और जो अगली बात करते हैं आपसे, जो आगे बात करते हैं, ये लास्ट पॉइंट है आज का, जो उत्तरी गोलार्ध होता है, ठीक है, इसमें सबसे बड़ा दिन कब होता है, तो 21 जून को, ठीक है। इसीलिए इस 21 जून को क्या मनाते हैं, विश्व योग दिवस, ठीक है। इसी दिन 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है, ठीक। और सबसे छोटा दिन कब होता है, तो 22 दिसंबर को होता है, ठीक है। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लास समझ में आई होगी, और समझ में आई हो तो आप लोग इसको लाइक करिए और चैनल सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और ये एक चीज़ और बता दें, यहाँ पे ये जो क्लास है GS की, ये बायो ग्रुप के लिए भी है और अपना PAG ग्रुप PCM सब के लिए है, ठीक है। PCM PCB PAG तीनों ग्रुप वाले यहाँ से GS पढ़ सकते हैं और 20 के 20 क्वेश्चन यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। अगली क्लास में आपसे बात करेंगे हम, अगली क्लास के लिए आप लोग टॉपिक नोट कर लें। अगली क्लास को आपको ज्वार भाटा के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ाया जाएगा। उसके बाद जो है सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण की स्थिति बताई जाएगी, क्या होगा, महासागर और महाद्वीप, ये सारे कुछ बताए जाएंगे। भारत के पड़ोसी देश और उनकी राजधानी के बारे में पढ़ाया जाएगा, और इंडिया के बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी दी जाएगी, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक। जो लोग पहली क्लास देख रहे हैं, वो जितनी प्लेलिस्ट में क्लास हो चुकी हैं वो सारी की सारी क्लास देखिए, और आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लास जो है वो समझ में आ रही होंगी। तो मिलता हूँ अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप लोग जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।